प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों, जय भारत। बच्चों, आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 7 और विषय विज्ञान है। और विज्ञान की जिज्ञासा पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम अध्याय 2 कर रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। तो इस अध्याय को हम पाठ्य पुस्तक में समझ रहे हैं और ये आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि जो भी गाइडों में लिखा जाता है तो वो पाठ्य पुस्तक में से ही होता है। तो बच्चों, चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं इस अध्याय की एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी विज्ञान दिवस के लिए। और फिर हमने लिटमस एक सूचक के रूप में ये सारा पढ़ लिया है। इसमें लिटमस क्या होता है, ये सभी बातें हमने पढ़ ली हैं। और चूने का पानी कैसे तैयार करते हैं, और तालिका 2.1 भी हमने कर ली है। अगर आपने नहीं की तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या चैनल पे आपको मिल जाएगी ये वीडियो प्लेलिस्ट में 7th क्लास की जिज्ञासा में। तो ये सभी कुछ लाइकेन कहाँ से कैसे मिलता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों यहाँ से क्रियाकलाप 2.2 करेंगे। तो आइए संबंध ढूंढें और अन्वेषण करें। यानी हमने संबंध ढूंढना है और आगे खोजबीन करनी है। जो भी हमारी जिज्ञासा है उसका उत्तर ढूंढना है हमने। तो इसमें देखिए आपके पास क्या तालिका 2.2 के समूह क के सभी पदार्थ खाने योग्य हैं। तो हमने तालिका 2.2 की है और उसमें क समूह है और एक समूह ख है और एक समूह ग है। तो मैं वो दिखा देता हूँ, चलो आपको, ऊपर है अभी। तो ये देखिए तालिका 2.2 में समूह क में देखिए नींबू है, आंवला है, सिरका है, इमली है। तो ये क्या ये सभी खाने योग्य पदार्थ हैं, इसने पूछा है। और समूह ख ये है बच्चों साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मीठा सोडा, चूना। और ग समूह ये है शक्कर, नमक। तो अब ये सभी जो थे क समूह के, ये अम्लीय पदार्थ हैं। तो अम्लीय पदार्थ हैं ये, क्या इनको हम खा सकते हैं? नींबू का रस भी हम पी लेते हैं पानी में घोल के, आंवला भी खा लेते हैं, इमली भी खा लेते हैं, और सिरका अचार में डालते हैं तो वो भी हम खा सकते हैं। तो अब इनका स्वाद कैसा लगता है हमें? तो सभी ने चख के देखा होगा। तो स्वाद कैसा लगता है? खट्टा स्वाद लगता है। ये सभी पदार्थ जो हैं स्वाद में खट्टे हैं। तो इसमें यही कह रहा था ये कि जो समूह क है वो खाने योग्य है। क्या आप इन पदार्थों के स्वाद चखा है आपने? क्या आपको इनके स्वाद का स्मरण है? आप पाएंगे कि ये सभी पदार्थ जो हैं स्वाद में खट्टे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं खट्टा स्वाद वाले पदार्थों को अम्ल होता है। यानी जिनका स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल पाया जाता है, वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बताया था कि जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। और अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी हमने पिछली वीडियो में कर लिया है बच्चों। और एक सावधानी है बच्चों, जब भी हम अम्ल क्षार के साथ हम खेलते हैं, खोजबीन करते हैं, तो जब तक ना कहा जाए, जब तक आपका अध्यापक ना कहे, तो कुछ भी ना चखें, कुछ भी ना खाएं। किसी भी अज्ञात पदार्थ का स्वाद ना चखें। यानी कोई पदार्थ अगर आपके पास रखा है, अध्यापक की आपकी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी नहीं सॉरी लेबोरेटरी में रखा है, विज्ञान रूप में रखा है, साइंस रूप में, तो उसको चख के ना देखें, क्योंकि वो केमिकल बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, जिनमें
अम्ल है लिखे हुए, देखिए इन पदार्थों को हम खा सकते हैं और इनमें कौन सा अम्ल है। जैसे नींबू है, तो नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। ये आंवला है, आंवला में भी सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी पाए जाते हैं। ये जो है आम है, आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये टमाटर है, टमाटर में सिट्रिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास, अब आपके पास ये पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में हमारे पास आंसर ऊपर ही है, देखिए ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ठीक है, तो ये सिट्रिक अम्ल आप यहाँ लिख दोगे, क्या लिखेंगे, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, तो कौन सा अम्ल है यहाँ पे, सिट्रिक अम्ल। अब दही में जो होता है बच्चों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक अम्ल है ये। और इमली में यही टार्टरिक अम्ल जो आम में पाया जाता है वो इमली में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे टार्टरिक अम्ल आप लिखेंगे। अगर आप अपनी नोटबुक या यही पाठ्य पुस्तक अपनी साथ जरूर रखें, और जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना उसको आप साथ के साथ नोट करते जाएं बच्चों। तो सिरका है, जो सिरके में बच्चों क्या होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में, तो ये आप देखें कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, बताएं जल्दी से। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है बच्चों, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ एसिटिक अम्ल लिख देते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इनके साथ अम्ल जरूर लगाना है आपने। तो ये आपका यहाँ तक था। अब समूह ख पे चलते हैं। समूह ख भी मैंने बताया था, समूह ख में एक पदार्थ का विलयन लेते हैं। जैसे बेकिंग सोडा लिया आपने, बेकिंग सोडा होता है मीठा सोडा बच्चों, ये बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं इसे। जो बिस्किट, केक या बेकरी वाले जो होते हैं ना, जहाँ से हमें बेकरी की दुकान होती है, तो वो बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडे के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें। अब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, उसको उंगलियों को उसमें डुबोएंगे और उनको ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या अनुभव करेंगे, यह साबुन जैसा चिकना लगता है। क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं। यानी जैसे हम साबुन के पानी में उंगली डुबोएं और उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें चिकना दिखाई देता है, वो फिसलन भरा दिखाई देता है। ऐसे ही मीठे सोडे में या बेकिंग सोडे में हम उंगलियों को डुबोएंगे तो इनको ऐसे रगड़ेंगे तो वो भी हमें ऐसे ही दिखाई देता है जैसे चिकना हो। तो क्षार जो होते हैं बच्चों, वो छूने पर चिकने लगते हैं। क्या होते हैं, चिकने। और क्षार जो होते हैं बच्चों, इनका स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है, स्वाद कड़वा। परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा है उसमें क्षार उपस्थित हो। उदाहरण के लिए करेला है, जैसे करेले का स्वाद तो कड़वा है लेकिन इसमें क्षारीय प्रकृति का ये नहीं है। तो सभी कड़वे पदार्थों में क्षार नहीं होता, लेकिन क्षार जो होते हैं वो कड़वे जरूर लगते हैं हमें। ठीक है, जैसे करेला है, करेले का स्वाद तो कड़वा है लेकिन उसमें क्षार नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब ये बच्चा सोच रहा है, देखिए अब मैं एक सूचक का उपयोग करके आंगन को स्वच्छ रख करने वाले द्रव पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण कर सकता हूँ। यानी जो हम द्रव जैसे हमारे पास हार्पिक आता है या टॉयलेट क्लीनर आते हैं या फर्श साफ करने के लिए अलग से साबुन सर्फ आते हैं, तो उनकी प्रकृति भी हम सूचक की सहायता से देख सकते हैं कि क्या वो अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या उदासीन हैं। लेकिन
जो भी आप करो बच्चों बड़ों की निगरानी में करें, बच्चों बड़ों से पूछ के करें, कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो फिर है, यदि लिटमस उपलब्ध न हो। अब काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास लिटमस तो है नहीं, तो हम कैसे पता लगाएं कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है, क्या है। तो क्या ऐसे अन्य प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका अम्ल क्षारक सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो हाँ है बच्चों, देखते हैं आगे आपके पास मिलेगा। देखिए, लाल गुलाब एक सूचक के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। लाल गुलाब तो आपको मिल ही जाएगा पार्क में, या आपके घर में भी कहीं ना कहीं गुलाब लगा होगा, या स्कूल में लगा होगा। तो लेकिन आपने सभी फूलों को नहीं तोड़ना है, कभी आप सभी फूलों को तोड़ दें। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो फूलों की पत्तियां जो बिखरी पड़ी रहती हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो। तो आपने अपने आसपास अनेक रंग बिरंगे पुष्प देखे होंगे। इन पुष्पों का उपयोग करके सूचक बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप है ये 2.3। आपने आसपास के लाल गुलाब के पंख पुष्पों की झड़ी हुई पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए। इसके लिए कृपया पुष्पों को ना तोड़ें, अपितु आप भूमि पर गिरी हुई पंखुड़ियों या पुष्प उठा सकते हैं। अगर कोई पुष्प टूटा हुआ पड़ा है पहले से ही, उसका उपयोग आप कर सकते हो, या इन फूलों की जो पंखुड़ियां हैं ज़मीन पे पड़ी रहती हैं उनका उपयोग आप कर सकते हो बच्चों। एक मुट्ठी भर लाल गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए, इन्हें पानी में से धो लीजिए। सरल और मूसल का उपयोग करके पंखुड़ियों को कुचलिए। तो आपने क्या करना है बच्चों, एक बर्तन में गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है और उसको आपने मूसल के साथ कूटना है, कुचलना है। जैसे हम चटनी बनाते हैं ना ओखली में, तो वैसे ही आपने इनको कूट के इनकी चटनी बना देनी है। इन्हें एक कांच के गिलास में रखिए और कांच के गिलास में थोड़ा गर्म पानी डालिए। अब सुनिश्चित कीजिए कुचली हुई पुष्प की पंखुड़ियाँ पुनः पानी में डूब चुकी हैं। यानी हम कुचली हुई पंखुड़ियों को पानी में डालेंगे गर्म में, और सभी पत्तियाँ जो हैं पानी में डूबी होनी चाहिए। ये हम देख लेते हैं। और जो ये भी कार्य करेंगे बच्चों, तो आप बड़े की सावधानी से करेंगे। यह कार्य किसी वयस्क के निर्देशन में करें, यानी बड़े के निर्देशन में करें। कांच के गिलास के ढक्कन को ढक दीजिए और 10 से 15 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, जब तक पानी रंगीन न हो जाए। अब इसे छान लीजिए। अब निःसंदेह वांछित अम्ल क्षारक सूचक के उपयोग में आप कर सकते हो। ये पुष्प का अर्क है, फूलों का रस है, एक तरह से अर्क है। इसका उपयोग हम अम्ल क्षारक के पहचान के रूप में करेंगे। हमारे पास ये आ गया, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों का रस है ये, इसे लाल गुलाब का अर्क बोलते हैं, इसे परखनली बोलते हैं। और ये लकड़ी का है जो परखनली स्टैंड है बच्चों। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए पता लगाएं। अब क्रियाकलाप 2.4 है। हमने गुलाब का अर्क तैयार कर लिया है। उसकी 10 से 20 बूंदों को एक छोटी पारदर्शी बोतल में या परख नली में लीजिए और उन्हें क और ख से चिन्हित कीजिए। तो हमने क्या किया है, तो छोटी पारदर्शी बोतलें ले ली और एक पे क लिख दिया और एक पे ख लिख दिया है। और दोनों में हमने क्या डाला है बच्चों, क है, जैसे क में भी हमने गुलाब का रख लिया, ख में भी गुलाब का रख लिया। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नलिका में नींबू के रस की 20 से 30 बूंदें डालिए और ख में साबुन के विलयन की 20 से 30 बूंदें डालिए। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें तो हमने नींबू का रस डाल दिया। क्या डाला, नींबू का रस। ठीक है, नींबू डाल दिया, इसमें नींबू का रस डाल दिया। ठीक है बच्चों।
और इसमें साबुन का रस डाल दिया, साबुन का विलयन डाल दिया इसमें। ठीक है, तो अब हमने देखा 10 से 20 बूंदे इसमें डाली नींबू के रस की, और इसमें डाल दी हमने साबुन के विलयन की 10 से 20 बूंदे। तो अर्क में किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन हुआ देखिए और तालिका में लिखिए। अब इसमें देखिए, इसका रंग तो पहले ही ऐसे था, नींबू का रस डाला हमने तो उसका रंग पहले कैसा था देखिए, गुलाब के अर्क का रंग ये था ऐसा। ठीक है, तो ये गुलाब का रंग था पहले, एक तरह से बैंगनी कलर था लगभग, और अब इसका रंग पिंक हो चुका है, मैजेंटा कलर या पिंक कलर आ चुका है। और लेकिन जो साबुन का पानी डाला हमने गुलाब के अर्क में तो वो ग्रीन हो गया, हरे रंग का हो गया। तो लाल गुलाब के अर्क में नींबू का रस डाला और साबुन का विलयन मिलाने पर रंग में परिवर्तन हुआ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस तालिका में भरेंगे बच्चों। तो इसमें जब नींबू का रस डाला तो वो गुलाबी हो गया है, तो आप गुलाबी रंग लिख सकते हो। प्रतिदर्श मिलाने पर गुलाब के अर्क का रंग जो है गुलाबी हो गया। ठीक है, हल्का गुलाबी लिख सकते हो। और साबुन का विलयन डाला जब, तो वो हरा रंग हो गया इसका। ठीक है, आंवले का रस डालेंगे तो वो भी हल्का गुलाबी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब जब ये रंग गुलाबी हुआ तो ये क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक, और ये क्षार हो जाएगा जो हरा रंग देता है, और ये अम्ल है बच्चों। तो अब ऐसे ही आप कोई और भी ले सकते हो। तो इन अवलोकनों पर अपने सहपाठियों से चर्चा करें। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित करे उसे लाल कर देते हैं, तो वो प्रतिदर्श नीले लिटमस पत्थर का रंग लाल कर देते हैं। और प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित करके हरा कर देता है। क्या ये वही प्रतिदर्श है जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं? जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित नहीं करते वे वही प्रतिदर्श हैं जो नीले और लाल लिटमस के रंग में परिवर्तित नहीं करते। तो ये लाल रंग या गुलाबी लाल रंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उपरोक्त क्रियाकलाप से, जो उपरोक्त हमने क्रियाकलाप किया, ऊपर क्रियाकलाप किया है, से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब ये पॉइंट आप नोट कर लें कि लाल गुलाब के अर्क का उपयोग भी पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, जो अम्ल क्षारक सूचक का एक उदाहरण है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन को लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन को हरे वर्ण यानी रंग देता है। तो ये बात आप याद रखें बच्चों, जो हमने ऊपर तालिका लिखी थी, तो आप इसे गुलाबी लाल रंग लिख सकते हो, गुलाबी लाल रंग। ठीक है, और यहाँ भी गुलाबी लाल रंग। गुलाबी या लाल एक ही बात है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है रंग का, लेकिन लगभग लगते सेम ही है वो। ठीक है, तो जो क्षारीय पदार्थ हैं वो जो गुलाब के अर्क के साथ गुलाबी लाल रंग देते हैं एक तरह से, और जो क्षार होते हैं वो हरा रंग देते हैं। तो ये बात आप याद रखें। और इसके बाद है आपके पास, तो आज की वीडियो में हम इतना ही कर लेते हैं बच्चों। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी अध्याय करेंगे बच्चों। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आप बच्चों अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपकी अच्छे से तैयारी कराता है। और हाँ, जो HTET CTET इस तरह की तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन का पेपर देते हैं, तो वहाँ भी NCERT की बुक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।
जय हिंद बच्चों।